जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज हम चर्चा करेंगे यूपीटेड स्पेशल क्लास चल रही है आप लोग की ईवीएस की। इसमें हम चर्चा करेंगे आज पर्यावरण के बारे में, समझेंगे पर्यावरण स्पेशल, जैसे कि इसमें देखेंगे पर्यावरण की परिभाषाएं देखेंगे। उसके बाद इसी के आगे देखेंगे इकोसिस्टम, आपका मतलब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में देखेंगे। इसके आगे हम लोग जितने भी आपके मतलब एक संक्षेप में कहा जाए तो पर्यावरण संबंधित जो विषय हैं आपके, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। इसकी परिभाषाओं को लेकर पूरे आप देखेंगे खाद्य श्रृंखलाओं तक हम लोग इसमें आज चर्चा करेंगे स्पेशल, क्योंकि आप क्लास इसमें आप देखेंगे आपके प्रश्न जो है सिलेबस में दिया है, इसके पारिस्थितिक तंत्र दिया है, इकोलॉजी क्या होता है, ये सब पूछा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे जैव विविधता के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ऐसे करके इसको खत्म करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे हम पर्यावरण के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं पर्यावरण का अर्थ होता क्या है। तो पर्यावरण देखिए हमारे आसपास जितने भी आप लोग को चीजें वस्तुएं दिखती हैं, जैसे कि कोई देखेंगे, आप देखेंगे हवा पानी, ये सब जितने भी हैं, स्थलाकृतियां हैं कुछ, और फिर वाहन, ये सब मतलब अजैविक घटक जैविक घटक कह सकते हैं। इन सब जो हमारे आसपास का वातावरण है जो हमसे जुड़ा हुआ है, यही हमारा क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, तो इसको हम संक्षेप में समझेंगे। अर्थ में क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण का अर्थ होता है। देखते हैं क्या होता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक अब देखें परिधन आवरण होता है इसका। इसको अगर तोड़ेंगे तो परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है, चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। क्या होता है, ढका हुआ, मतलब कि हमारे आस मतलब चारों ओर से ढका हुआ जो भाग है वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। इस प्रकार अगर इसके अर्थों को देखेंगे तो व्यक्ति के चारों ओर, ठीक है, व्यक्ति के चारों ओर उसके आसपास जो कुछ भी है उसे उसका पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति के चारों ओर उसके आसपास जो कुछ भी है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये आपके पर्यावरण किस अर्थ में समझे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर है, आप देखेंगे पर्यावरण के आसपास क्या है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे पर्यावरण की जो आप क्षेत्र देखेंगे तो जल मंडल होता है, स्थल मंडल होता है, वायुमंडल होता है। फिर इन्हीं तीनों के समूह को बना के, ठीक है, तीनों समूह को मिला देंगे अगर जल मंडल को, स्थल मंडल को, वायुमंडल को, तो क्या होता है, जैव मंडल होता है। ठीक है, तो जल मंडल हम लोग देखिए, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये सब टॉपिक अपने प्लेलिस्ट में हम मतलब पढ़ा चुके हैं, वहां से आप लोग कवर कर लेंगे। इस चर्चा जो हम लोग करेंगे अब आगे जैव मंडल करेंगे। ठीक है, जैव मंडल में हमारे आते हैं इकोलॉजी, इकोसिस्टम, जैव विविधता, ये सब आपके जैव मंडल में ही आएंगे। ठीक है, चलिए चर्चा आज करेंगे हम लोग जैव मंडल के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहले पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण की चर्चा हो रही है तो पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट शब्द जो है आपके फ्रेंच भाषा के, ठीक है, फ्रेंच भाषा के इन्वार्नर, क्या है, इन्वार्नर, ठीक है, शब्द से बना है। इंपॉर्टेंट है किस भाषा का है, तो फ्रेंच भाषा का है इन्वार्नर। ठीक है, इसका अर्थ होता है क्या, घिरा या घिरा हुआ। ठीक है, इसका अर्थ होता है घिरा या घिरा हुआ। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हमारे आसपास का वातावरण है। ठीक है, हमारे आसपास का वातावरण है जो पृथ्वी पर जीवन चक्र के संभव बनाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो है कि हमारे जीवन चक्र को संभव बनाता है। ठीक है, आगे बात करें कि हम जीवधारी जो है तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है वो क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 के अनुसार एक परिभाषा इसकी है पर्यावरण की। ठीक है, उसको भी देख लेंगे क्या कहता है 1986 पर्यावरण अधिनियम। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं। ठीक है, भौतिक को अजैविक कह सकते हैं, एवं जैविक दशाएं। ठीक है, एवं उनके साथ अंतःक्रिया, ठीक है, अंतःक्रिया एक संबंध जो होता है सम्मिलित करता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा है आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के बारे में चर्चा हो चुकी है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे आगे। चलिए देखेंगे हम इकोलॉजी की, देखेंगे पारिस्थितिकी क्या है। ठीक है, ये भी टॉपिक आपको मतलब कि सिलेबस पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी शब्द का आशय क्या है, या तो फिर पूछ सकता है इसके मतलब कि जनक जो है कि इसके शब्द के प्रयोगकर्ता कौन है, इसमें आज देखेंगे हम लोग। चलिए देखें, पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी शब्द की भी देखेंगे उत्पत्ति है ग्रीक भाषा। आप इन्वायरमेंट वाला देखें तो क्या था, फ्रेंच भाषा था इन्वायरनर, लेकिन यहाँ पे ग्रीक भाषा का है, क्या है, ओइकास, ओइकास एवं लोगस। ठीक है, ये दो शब्द से है और दो शब्दों से योग से बना है। ये आपका ओइकस का अर्थ क्या होता है, वास स्थान। ठीक है, आप देखेंगे वाइकस का अर्थ होता है वास स्थान, अर्थात रहने की जगह जो होती है। ठीक है, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है, अर्थात निवास स्थान के अध्ययन को मतलब कि हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, पारिस्थितिकी कहेंगे। ठीक है, आप जैसे कि किसी भी जीव जंतु के उसके निवास स्थान जहाँ पे वो निवास करता है उसी के अगर अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इकोलॉजी से संबंधित है। अब इसमें आज बात करेंगे हम परिस्थिति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का जो विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय मिलता है किसको मिलता है, जर्मन है जीव वैज्ञानिक, क्या नाम है, अर्नेस्ट हेकेल। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इकोलॉजी से जो है आपके किससे जुड़ा है, तो अर्नेस्ट हेकेल महोदय है, इनसे जुड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें, इनके अनुसार भी परिभाषाएं ये बताए हैं कि पारिस्थितिकी होती क्या है, इकोलॉजी होती क्या है।
तो वातावरण देखिए कहे क्या है कि वातावरण और जीव समुदाय के, ठीक है, वातावरण जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी कहेंगे, ठीक है। जो वातावरण जो हमारा है और जीव समुदाय उनके बीच जो पारस्परिक संबंध होता है, ठीक है, उसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी कहेंगे, इकोलॉजी, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट है, ये जर्मन आपके वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है, पारिस्थितिकी से जुड़े हैं, आगे चर्चा करेंगे। एक पॉइंट आता है पारिस्थितिकी निकेत, ठीक है, जिसे नीच कहते हैं, नीक या नीच भी कहते हैं, पारिस्थितिकी निकेत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पारिस्थितिकी निकेत देखिए अथवा निक लिखा है यहाँ पे, शब्द का प्रयोग जो है ग्रीनियल्स 1971 में कराया, ग्रीनियल्स सर्वप्रथम मतलब इन्होंने इसका शब्द का प्रयोग किया था ग्रीनियल्स ने। प्रत्येक जाति अथवा उपजाति का, देखिए इसका पारिस्थितिकी निकेत का अर्थ क्या होता है कि जो जाति होती है उपजाति उस क्षेत्र में एक निश्चित क्या होती है, उनकी एक स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है। कोई भी जाति प्रजाति है तो अपना एक क्षेत्र निवास उनका होता है, वहीं पे वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसी क्षेत्र की सीमा में वो निवास कर अपना जीवन यापन करते हैं, यही सुरक्षित क्षेत्र निकेत कहलाता है उनका। उनको वो जो वास स्थान जो होता है उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। किसी स्पेशल पर्टिकुलर जो जीव जंतु वहां प्रजातियां हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ओडम देखिए और भी है इसमें वैज्ञानिकों के बारे में, देखें चर्चा करेंगे। ओडम ने स्पष्ट किया है कि निकेत एक सूक्ष्म निवास क्या है, निवास है, ठीक है। निकेत क्या है, एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति, ठीक है, एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति क्या करती है, निवास करती है, ये ओडम महोदय ने कहा, ठीक है। अब आगे चर्चा करेंगे एल्टन के अनुसार भी है, परिभाषा इनकी देख लेंगे। किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण किसी जंतु विशेष का या समुदाय में स्थान निकेत कहलाता है। इसका मतलब कि कहे तो एक मतलब पर्टिकुलर में इसमें लिखा मतलब देख सकते हैं हम लोग, कोई विशेष स्थान जहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती हो उसका क्षेत्र जो होता है उसे क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी निकेत कहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका शब्द का सर्वप्रथम ग्रीनियल्स महोदय ने किया था 1971 में, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए हम बात आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे टॉपिक क्लियर हो रही है आप लोग को, देख लेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट में बढ़ रहे हैं तो आगे बात करेंगे इकोसिस्टम की, ठीक है। इकोसिस्टम पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन सबका मीनिंग देखेंगे तो एक तरह से लगेगा कि हाँ सब सेम है, लेकिन समझेंगे इसको। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे एजी टांसले ने किया, ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, एजी टांसले महोदय आपके इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और कब किए थे, सन 1935 में किए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के अनुसार देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। इनके अनुसार किसी भी स्थान, ठीक है, किसी भी स्थान जीवी समुदाय के जीवों, ठीक है, जीवी समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवी वातावरण, ठीक है, अजीवी वातावरण जो होते हैं जैसे कि तो उनके चारों तरफ देखेंगे स्थलाकृतियां है, जल है, वायु है, ठीक है, ये सब वातावरण पारस्परिक संबंध होता है, ठीक है। इनके जो जीवी समुदाय है उनके आसपास जो पाए जाते हैं अजीवी वातावरण, उनके आपस में क्या होता है, परस्पर संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव, ठीक है, प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे के मतलब पूरक हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण, ठीक है, समुदाय क्या है, जीवों की उनकी रचना कैसे, उनके कार्य के लिए क्या वातावरण उनके लिए जरूरी है, ठीक है। और पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इन्होंने बताया अपने हिसाब से जो जीवी समुदाय हैं उनके और अजीवी वातावरण उनके पास है जो आसपास में, ठीक है, उन दोनों में क्या होता है, एक अंतःक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, उनका संबंध डिनोट होता है, ठीक है, वही क्या है आपका इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम की ये छोटी परिभाषा थी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इकोसिस्टम में देखेंगे हम दो तत्व प्रमुख रूप से होते हैं, जैविक, हम लोग सुने हैं जैविक और अजैविक, ठीक है, ठीक है, बायोटिक और अनबायोटिक, ठीक है, इसमें देख लेंगे जैविक तत्व और अजैविक तत्व। तो बात करेंगे पहले जैविक तत्व की, इसमें चार्ट में देखेंगे, फिर एक एक करके इसके बारे में चर्चा कर लेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो पहले जैविक तत्व में देखेंगे तो तीन पार्ट में इसको बांटते हैं। उत्पादक है आपका पहला, दूसरा उपभोक्ता है और तीसरा क्या है, अपघटक है, ठीक है। तो उत्पादक हम एक चर्चा करेंगे, जैसे पादप जगत में ले लेंगे, पेड़ पौधों को ले लेंगे, जो मतलब एक इंग्लिश प्रोड्यूसर कहते हैं, जो उत्पाद करते हैं, जैसे अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं करते हैं, ठीक है। तो उत्पाद कार्य करेंगे ये लोग, उसके बाद जो उपभोक्ता होते हैं इन्हीं का मतलब भोक्ता बन जाते हैं इसको खाने के लिए, ठीक है, उपभोक्ता जो होते हैं। इसमें भी कई पार्ट होते हैं, जैसे देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो इनको खाते हैं, फिर द्वितीय उपभोक्ता है तो जो प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, तृतीय उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं, और फिर लास्ट में आता है उच्च मांसाहारी उपभोक्ता, ठीक है। तो चार इसमें आए, ठीक है। अब अपघटक क्या होते हैं, जो लास्ट में जो अपघटक मतलब क्या होते हैं, डिकम्पोजर इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अपघटित होते हैं सब चीज, पेड़ पौधे हो जाए चाहे उपभोक्ता हो जाए, ये सब क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं बाद में, किसके द्वारा, अपघटन करता है, जिसमें देखेंगे आप लोग फंगस हो जाएंगे, फंगस, ठीक है, आपको जीवाणु बैक्टीरिया जितने होते हैं, जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव जितने भी हैं, ये आपकी क्या है, डिकम्पोजर है, ठीक है, ये आपके अपघटक में आएंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे अजैविक घटक की, ठीक है, जिसमें आप देखें मृदा एवं जलवायु आदि संबंधित होते हैं। इसमें अजैविक घटक में प्रमुख रूप से तीन भागों में इसको भी बांट देते हैं, कौन कौन सा है, कार्बनिक घटक एक है आपका, अकार्बनिक घटक एक है, और एक क्या है, भौतिक घटक है, ठीक है।
इसमें देखेंगे कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक में देखिए कौन कौन से तत्व आते हैं, तो जल आपका कार्बनिक में है, लवण है, गैस है आदि, ये सब क्या है, वायु जो भी आपकी हवा, ये पानी है, सब कार्बनिक घटक में आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अकार्बनिक घटक में, तो अकार्बनिक घटक में आप देखेंगे अकार्बनिक तत्वों से, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, यूरिया, ह्यूमस आदि, ये सब क्या है, अकार्बनिक घटक आपके हैं। अब बात करेंगे यही आप भौतिक घटक की बात करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे ऊर्जा, ऊर्जा का प्रयोग होता है, वायु है, प्रकाश है, सनलाइट है, आपका टेम्परेचर है, ठीक है। ये सब आपके किस में आएंगे, भौतिक घटक में आएंगे। पारिस्थितिक तंत्र के एक मतलब कि टाइप्स आप देखेंगे संगठक उसमें तत्व में देखेंगे, घटक में घटक, ठीक है, ये घटक ही है, दो टाइप में है, पहले मुख्य रूप से जैविक घटक, अजैविक घटक, फिर उनके भी डिवाइड मतलब करके हम लोग इतना देख चुके हैं। अब इसको एक एक करके आगे समझेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए घटक की बात करें, यहाँ पे जो हम वहां देखें वहां एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक में बात करेंगे तो हर जीवित घटक, ठीक है, हर जीवित घटक जैसे कि भोजन, प्रजनन, अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ऊर्जा का आदान प्रदान एवं विकास करता है, ठीक है, वह जैविक घटकों में शामिल होता है। जो भी मतलब कि भोजन, प्रजनन, अन्य जीवों के साथ क्या करता है, प्रभावित होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, वो किसमें आएगा, जैविक घटक में आएगा आपका। और इसमें तीन भागों में जो घटक को बांटा गया है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, फिर अपघटक है, ठीक है। उपभोक्ता में देखें प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है और उच्च मांसाहारी उपभोक्ता है, ठीक है। ये आपके किसमें आएंगे, उपभोक्ता श्रेणी में। ये आपके पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए एक एक करके देख रहे हैं हम लोग। पहले बात करेंगे उत्पादक की, प्रोड्यूसर की बात करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर होता क्या है, तो इसमें हम हरे पेड़ पौधों को देखेंगे, ठीक है। स्वयं अपना भोजन तैयार करने वाले, स्वयं अपना भोजन तैयार करने वाले उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट छोटा सा डिफिनेशन मिल जाएगा कि स्वयं अपना भोजन जो तैयार करते हैं उनको क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। इनमें हरे पेड़ पौधे शामिल हैं, ठीक है, जो स्वयं पोषी होते हैं। स्वयं पोषी मतलब स्वयं से भोजन बनाते हैं और अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। यह पौधे जैविक और अजैविक घटकों के मध्य क्या है, परस्पर संबंध, ठीक है। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य क्या है, परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। पौधे जो होते हैं मिट्टी से जड़ों द्वारा क्या करते हैं, मतलब अजैविक पदार्थ जैसे जल ले लेंगे, खाद ले लेंगे, ये सब पदार्थ लेके अपना क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन निर्माण कर लेंगे और ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, और स्वयं भोजन तैयार कर लेते हैं। ये आपके कौन है, उत्पादक के रूप में आते हैं, ठीक है। बाद में अन्य जंतु क्या करते हैं, इसी भोजन को क्या करते हैं, अपना भोजन बना खाते हैं, क्या है, यही सब आपके उत्पादक में सम्मिलित हैं, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे, इसमें देखेंगे आप लोग यहाँ प्रोड्यूसर में पेड़ पौधों से आप देखें सनलाइट से इन लोग अपना क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की वजह से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद वही अपना प्राथमिक होता है, इनको खाते हैं, फिर आगे चैन बन जाती है, ठीक है। आगे समझेंगे उपभोक्ता। अब दूसरा देखेंगे उपभोक्ता को। उपभोक्ता क्या है, कंज्यूमर इंग्लिश में कहते हैं। उपभोक्ता में वह सभी जीव शामिल होते हैं जो भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादक जो यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन पे या अन्य जीवों पर, ठीक है, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अन्य जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, उपभोक्ताओं को परपोषी गुण होता है, ठीक है, दूसरों पर पोषित होते हैं, तो इसलिए परपोषी कहते हैं, ठीक है। इसके तीन आप देखें चार भाग हैं। प्राथमिक उपभोक्ता है पहला आपका, एक एक करके इसको देखेंगे। हरे पौधों एवं प्राथमिक उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले, ठीक है। आप देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे इसको क्या कहेंगे, हम शाकाहारी जीव को कहेंगे, ठीक है। शाकाहारी जो हरे पेड़ पौधे खाएगा उसको क्या कहेंगे, शाकाहारी, ठीक है। ये प्राथमिक उपभोक्ता ही होता है आपका। जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे टिड्डा हो गया, कीट हो गई, तितली, गिलहरी, चिड़िया, खरगोश, हिरन, गाय, भैंस, बकरी आदि क्या है, आपके शाकाहारी ही है ना। क्या पेड़ पौधों को ही खा के अपना क्या है, एक चैन की शुरुआत करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में यही सब आते हैं। आप देखेंगे इस चैन में देखेंगे जो सबसे पहले देखेंगे ये क्या है आपका, ये आपका उत्पादक है, ठीक है। उत्पादक ये गाजर मतलब अपने से क्या है, अपने से ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। इसके ऊपर निर्भर जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, खरगोश, ठीक है। ये खरगोश क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है आपका। तो खरगोश को खाएगा कौन, फॉक्स मतलब लोमड़ी, ठीक है। तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। फिर लास्ट में देखेंगे उच्च मांसाहारी में आपका शेर है, तो लोमड़ी को खा जाएगा, तो ये आपका चैन बनता है, ठीक है। इसी में हम लोग देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे, और भी है। यहाँ पे देखेंगे द्वितीय उपभोक्ता की बात करेंगे, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता क्या है, तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करना, ठीक है। अभी क्या था कि उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता था, लेकिन अब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है उसको ही खा जाते हैं द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। इसमें देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जो उपभोक्ता होते हैं उसे क्या कहेंगे, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। ये मांसाहारी होते हैं। जब हाँ प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं तो मांसाहारी होंगे ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेढक देखेंगे, मेढक खा लेंगे, चींटी उटी खा लेते हैं आदि, मेढक हो जाएंगे, ठीक है। इसमें और भी हैं जानवर, ठीक है। यहाँ पे अब चर्चा करेंगे तृतीय उपभोक्ता की। तो द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना भोजन जो बनाते हैं, ठीक है। अब तृतीय उपभोक्ता जो होगा द्वितीय उपभोक्ता को खाएगा, ठीक है, तो अपना भोजन बना के युधारी तृतीय उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे मांसाहारी जीव है कौन कौन से, बिल्ली, लोमड़ी, नेवला, इस सब आपके तृतीय उपभोक्ता में है, ठीक है। यहाँ पे पाइथन देखिए तृतीय उपभोक्ता में आपका आएगा। आगे उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। उच्च मांसाहारी, इसमें वह शिकारी मांसाहारी जीव आते हैं
जो सभी प्रकार के मांसाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन इन जीवों को कोई और जीव अपना मतलब भोजन स्वीकार नहीं कर पाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उच्च मांसाहारी उपभोक्ता वे होते हैं जो तो सभी प्रकार के प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो चाहे तृतीयक हो सबको खा लेगा, लेकिन इसको कोई नहीं खाएगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें जैसे बाघ शेर आपके जो है, इसमें देखेंगे यहाँ पे गिद्ध भी है। ठीक है, तो इन लोग को कोई नहीं खाएगा, लेकिन ये आपको सबको खा लेंगे। ठीक है, बस उत्पादक को छोड़ के, उत्पादक मतलब हरी पेड़ पौधों को छोड़ के बाकी सब खा लेंगे। अब बात करेंगे अपघटक की। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका है मेन हेडिंग में अपघटक। ठीक है, अपघटक वही डिकम्पोजर। तो वह सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत जंतुओं, वनस्पतियां हो गए चाहे जंतु हो गए, ठीक है, इनको सड़ा गलाकर क्या करते हैं? अवयव में तोड़ देते हैं। अवयव मतलब मिट्टी मिला देते हैं। ठीक है, उसमें से तत्वों को निकाल देंगे, उसमें से जो गैसें होंगे कार्बन नाइट्रोजन उसको वातावरण में डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? अपघटन का कार्य करते हैं। ठीक है, अपघटन होते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान अपघटन जटिल क्या है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कर देते हैं। इसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं? अपने मतलब प्राथमिक, अब देखो प्राथमिक आपके क्या है? उपभोग वो है, उपभोक्ता यहाँ लिखा है, लेकिन उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक है मतलब कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? जब अपघटित हो जाते हैं तो उसको अपने खाद के रूप में हरे पेड़ पौधे प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, एक चक्र बन जाता है। इसमें चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर हरे पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, फिर इसी प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश है, ये सब जानवर हिरण फिरन ये सब खाते हैं, यहाँ पे प्राथमिक है, फिर इनको खाएंगे। यहाँ भालू है, ये सब तृतीयक हो जाएंगे। ठीक है, भालू हाइना ये सब। फिर आप देखेंगे इसी को मतलब इन लोग खाएं कौन? आपके जो आपके उच्च मांसाहारी श्रेणी के जंतु हैं वो खाएंगे। फिर जब ये मरते हैं, उच्च मांसाहारी जीव के जंतु, ये जब मरते हैं तो इनका डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होकर ये लोग क्या करते हैं? मतलब अपघटित होकर सरल अवस्था में हो जाते हैं। इनका मतलब कि जो होता है मृदा मिल जाते हैं, मिट्टी में कण मिल जाने के कारण इसमें से आपके जो तत्व होते हैं फिर वापस क्या होते हैं? वायुमंडल में चले जाते हैं। तो यहाँ से आपको देखो फिर वही जो तत्व मतलब खनिज तत्वों की बात करें तो मृदा से मिल जाएगी, कोई गैसों की बात करेंगे तो वायुमंडल से मिल जाएगी। तो ये सब आपके क्या है? एक चक्र बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है? अपघटक में देख लिए हम लोग, आगे चर्चा करेंगे। आगे अजैविक घटक है। ठीक है, अजैविक घटक में देखते हैं, दो घटक था, जैविक अजैविक। जैविक में इतना कंप्लीट हम देख चुके हैं घटक तक। अब अजैविक की बात कर रहे हैं। अजैविक में कौन कौन सी चीजें आते हैं इसको देखेंगे। पर्यावरण में मौजूद सभी निर्जीव घटक। ठीक है, अजैविक को निर्जीव घटक भी कह सकते हैं। यहाँ पे पर्यावरण में मौजूद सभी निर्जीव घटक अजैविक घटक में शामिल होते हैं। ठीक है, अब घटकों के अपघटन के द्वारा, अपघटक जो आप देखे थे डिकम्पोजर, उनके अपघटन के द्वारा जो मृत वनस्पतियां एवं जंतुएं होते हैं उनका कार्बनिक और अकार्बनिक घटकों में विभक्त कर दिया जाता है। ठीक है, आप जैसे कि इनको देखेंगे जो डिकम्पोजर होते हैं वो किसमें? कार्बनिक और अकार्बनिक में तोड़ देते हैं उनको, फिर वही अलग अलग हो जाते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक घटक मिलकर क्या होते हैं? निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं, एक निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तीन प्रकार के हैं अजैविक घटक में, कार्बनिक घटक है, अकार्बनिक घटक है और भौतिक घटक है। ठीक है, चर्चा कर लेंगे एक एक करके इसके बारे में। पहले कार्बनिक घटक देखते हैं। तो कार्बनिक घटकों में जैसे हम बात किए थे क्या क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि ये सब आते हैं। ठीक है, इनके घटक यूरिया और ह्यूमस आदि भी हैं। ठीक है, इन अकार्बनिक पदार्थों को पुनः ग्रहण कर पौधे क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ही भोजन क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं पौधे। फिर अकार्बनिक घटक में देखेंगे तो इसमें मृदा एवं जल पाए जाने वाले। ठीक है, मिट्टी हो जाएगी, जल हो जाएगा, ये सब खनिज लवण भी है। ठीक है, जैसे कैल्शियम, सल्फर, फास्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि ये सब क्या है? खनिज आपके लवण है, ये सब भी इसमें जुड़े हैं कार्बनिक घटक में। साथ ही वातावरण में व्याप्त गैसें जो आपके हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें अकार्बनिक घटक में। चलिए आगे चर्चा करें। भौतिक घटक की बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भौतिक घटक में वायुमंडल में, ठीक है, मौजूद सभी कार्य जैसे प्रकाश हो गया, हवा हो गया, पानी, वर्षा, ऊर्जा आदि आते हैं। ये सब आपके किसमें? भौतिक घटक में आते हैं। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट में देखेंगे आप, पर्यावरण में आप देखेंगे सभी जलवायु मतलब जो होती है आपकी मौसम जलवायु, उसमें सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, आर्द्रता, एक तापमान होना चाहिए। ठीक है, जल है, मिट्टी है, तो इन सब चीजों को क्या कहें? भौतिक घटक कहते हैं। ठीक है, हम लोग तो पौधों द्वारा सूर्य की ऊर्जा, ठीक है, पौधों द्वारा सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह कार्बनिक ऊर्जा जो होती है कार्बनिक अणुओं के रूप में संचित होती है। यही ऊर्जा संपूर्ण जीवी समुदाय जो होते हैं प्रभावित होती रहती है, उनके अंदर प्रभावित होती मतलब आगे बढ़ती रहती है। इसी के द्वारा पृथ्वी पर जीवन संभव है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक था आपका इकोसिस्टम संबंधित था। अब हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला की। ठीक है, अभी तो हम इकोसिस्टम समझ रहे थे, अब इसी थ्रू हम आगे बढ़ेंगे तो खाद्य श्रृंखला समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम में ये भी एक पॉइंट आपका। तो खाद्य श्रृंखला में आप देखेंगे पहले वही बात करेंगे, प्राथमिक उत्पादक जो होता है आपका, उत्पादक जिसे कहते हैं, इसको खाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, फिर इसको खाएंगे द्वितीय उपभोक्ता, फिर इसको तृतीय उपभोक्ता, फिर उच्च उपभोक्ता मतलब कि उच्च मांसाहारी श्रेणी का, फिर इसको ये अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, इनको कोई नहीं खाता, ये अपघटित हो जाएंगे। आप देखें मिट्टियां हैं मतलब कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों में टूट के अलग हो जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद इन्हीं इन्हीं के पोषक तत्व जो होते हैं इसी को लेकर फिर से पेड़ क्या होता है, अपना विकास करता है। ठीक है, तो एक देखिए साइकिल बन जाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, खाद्य श्रृंखला। मतलब एक रूप से क्या है, श्रृंखला बनाए हैं अपना, आपस में संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें हम देख लेंगे खाद्य श्रृंखला, फूड चेन की बात कर रहे हैं हम लोग। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, इसको देखो आहार श्रृंखला भी कर सकते हैं, खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, तो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला जो आपकी विभिन्न प्रकार के जीवों का वह क्रम होता है जिसमें जीव जंतु भोज्य अर्थात भोजन और भक्षक अर्थात भोजन के खाने वाले, ठीक है, भोज्य और भक्षक जो होते हैं आपके, उनको खाने वाले के रूप में संबंधित होते हैं। आहार श्रृंखला में रासायनिक एवं ऊर्जा उत्पादक जो होते हैं, आप देखेंगे रासायनिक एवं ऊर्जा उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपहरण करता है, ये सब क्या है, निर्जीव जो पर्यावरण होता है उसमें प्रवेश करते हैं और उसके द्वारा क्या अपना एक चक्र निर्माण करते हैं, चक्रीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चक्रीकरण हम देखें यहाँ पे ये बनता है, फिर आगे चर्चा करेंगे हम इसमें। खाद्य श्रृंखला के प्रकार की बात करते हैं तो इसको मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है। एक पहला आपका है चारण खाद्य श्रृंखला, ठीक है, चारण खाद्य श्रृंखला, और एक दूसरा आपका अपर्दन खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो दोनों अंतर है। चारण खाद्य श्रृंखला में क्या है, चारण खाद्य श्रृंखला में देखेंगे प्राथमिक उत्पादक जो होता है उससे मतलब शुरुआत होती है इसमें। ठीक है, उसको लेकर शाकाहारी से जीवों से लेकर मांसाहारी जो भी है, फिर लास्ट में आप देखेंगे सर्वोच्च मांसाहारी तक खाद्य श्रृंखला की विस्तार होती है। ठीक है, इसमें लेकिन अपघटन में क्या होता है कि इसमें जैसे मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं श्रृंखला में आपके वहां शुरू होकर मिट्टी में से ही अपर्दन खाने वाले जो जीव होते हैं उनके द्वारा शुरू होता है और फिर सभी भक्षी जीव जो इस पर आश्रित होते हैं उनके द्वारा फैल रहती है, मतलब सिस्टम बनी रहती है। ठीक है, तो जिसमें आप देखेंगे अपर्दन मतलब अपघटक द्वारा शुरू होता है वो आपको क्या है, अपर्दन खाद्य श्रृंखला है, और जिसमें उत्पादक द्वारा शुरू होगा मतलब आप देखेंगे प्राथमिक में लिखा है प्राथमिक उत्पादक द्वारा, उत्पादक प्रोड्यूसर के द्वारा, वो क्या है, चारण खाद्य श्रृंखला है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करेंगे फूड वेब। ठीक है, आहार जाल, खाद्य श्रृंखला देख लिए, लेकिन अब खाद्य जाल भी देख लेंगे। तो खाद्य जाल क्या होता है, इसमें देखिए क्या है कि सभी जो होते हैं आपके उपभोक्ता जितने भी हैं कंज्यूमर, वो क्या है एक दूसरे से मतलब क्या है, कोई जरूरी नहीं कि जो ये खाएगा वो कोई और नहीं खाएगा, सब खा सकते हैं ना। तो क्या है कि सभी एक दूसरे को खा सकते हैं इसमें। ठीक है, एक दूसरे मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को, मतलब कि द्वितीय उपभोक्ता में कई जानवर होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, और फिर द्वितीय उपभोक्ता में कई जानवर होते हैं जो तृतीय उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब आपके एक जाल की तरफ बन जाते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो घास है, आपकी घास है, इसको देखो, ये आपका ग्रासहापर है, मतलब टिड्डा है, चूहा है, खरगोश है, ये तीनों चीज खा सकते हैं मतलब घास को। ठीक है, इनको खाने के लिए देखिए बर्ड भी है, मेढक भी है, फिर यहाँ पे उल्लू है आपका, देखिए फिर लोमड़ी है, मतलब कि सब चीज ये लोग अपना खा सकते हैं। फिर आगे देखें स्नैक भी देखेंगे, मेढक खा सकता है, चिड़िया को भी खा सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से सब चीज मतलब एक रिलेटेड करके अपने आपस में सब चीज मतलब कि एक दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, खाने के लिए यही सब है। तो आप देखेंगे इसमें लिखा है आहार जाल का निर्माण कैसे होता है, हर खाद्य श्रृंखला से प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता तथा उच्च उपभोक्ता मतलब उच्च मांसाहारी जो श्रेणी है में सीधा एवं सरल संबंध होता है। लेकिन जब कई प्रकार के, देखिए लिखा है जब कई प्रकार के जंतु एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थ खाते हैं तो आहार श्रृंखला जटिल हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार की जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। मतलब जब एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थ को कई लोग खाएंगे। ठीक है, जैसे ग्रास को कई लोग खा रहे हैं, फिर खरगोश को चाहे तो कई लोग खा लेंगे। ठीक है, लोमड़ी हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा, कोई भी खा देगा। तो एक ही प्रकार कई भोजन मतलब कई लोग खाने वाले जो होते हैं एक मतलब की श्रृंखला बना लेते हैं अलग अलग, तो उसी क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, फूड वेब कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। आज देखो फिर से हम नया टॉपिक देख रहे हैं, इसमें ये भी है पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड, इसको भी देख लेंगे। इसमें देखेंगे खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तर में प्रजातियों की संख्या क्या है, संख्या है सकल बायोमास तथा ऊर्जा का। ठीक है, सुलभता एवं पर्याप्त क्या है, इस तरह से ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा दिखता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इसका संकल्पना जो दिए हैं एल्टन महोदय दिए हैं, एल्टन। ठीक है, एल्टन ने दिया है, पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में कहा था। तो इसमें यही हो रहा है कि जब एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं तो उनमें क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। नेट ऊर्जा की बात करेंगे तो पूरा ऊर्जा एक दूसरे में स्थायित नहीं होती, कुछ कम ऊर्जा आती है, उनका कमी आता है। इसलिए क्या है कि ये इसमें एक पिरामिड जैसा दिखता है हम लोग को, तो इसी को कहते हैं हम लोग पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो रहेंगे आप उत्पादक रहेंगे या तो फिर जो भी रहेगा उसको जो खाने वाले रहेंगे उनके अंदर ऊर्जा कम जाएगी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता खाने वाले जो द्वितीय उपभोक्ता उनकी ऊर्जा कम जाएगी, फिर लास्ट में जो उच्च मांसाहारी तक पहुंचता है सबसे कम ऊर्जा बचती है। ठीक है, तो इसी में डिनोट करके हम लोग देखेंगे। चलिए बात करते हैं पिरामिड के कई प्रकार हैं। पहले हम बात करेंगे संख्या पिरामिड, संख्या पर आधारित पिरामिड जो होता है उसको देख लेंगे। यह प्रत्येक पोषण स्तर पर, ठीक है,
प्रत्येक पोषण स्तर मतलब कि वही उत्पादक से लेकर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी तक, ठीक है। प्रत्येक पोषण स्तर पर विभिन्न जीवों की संख्या जो होती है उनको दर्शाता है, ठीक है, उनकी संख्याओं को दर्शाएगा, ठीक है। संख्या के आधार पर बनने वाला जो पिरामिड होता है सीधा उल्टा दोनों होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम पूछता है कि कौन सा पिरामिड, किस परितंत्र का पिरामिड मतलब सीधा बनेगा उल्टा बनेगा, तो आप लोग इसमें आज देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं तो इसमें पिरामिड कैसा बनता है, सीधा उल्टा दोनों बनता है, तो देख लेंगे आगे कैसा कैसा है। तो बात करेंगे पहले सीधा संख्या के पिरामिड देख रहे हैं हम लोग, संख्या के पिरामिड पहले देखेंगे। तो सीधा किसमें बनता है, सीधा निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में जीवों की संख्या में जो कमी आती है, इस तरह का पिरामिड क्या होता है, आधार पर अत्यधिक चौड़ा होता है। आधार मतलब नीचे, नीचे देखेंगे चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष पर अत्यधिक नुकीला हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखें घास के मैदान में, ठीक है, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, ये दो आपके जो घास का मैदान का पिरामिड जो बनेगा और तालाब में पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड बनेगा, ये आप क्या होगा, सीधा होगा आपका। आप चार्ट में यहाँ पे फिगर में देखेंगे, ये आपका देखिए घास का मैदान है, ठीक है, घास का है, और ये जल वाला है आपका, ठीक है। तो घास का मैदान देखेंगे सीधा बना है, इसमें देखेंगे बहुत सारे घास है, उसको खाएंगे दो खरगोश, तो इनको जब खाने वाले रहेंगे जो हाइना होंगे, वो भी एक हाइना दो खरगोश खा लेगा एक हाइना, फिर हाइना को शेर खा लेगा। क्या है कि इसमें देखिए ऊर्जा क्या, इसमें संख्या क्या है, कमी होती जा रही है। तो पहले इधर देखिए बहुत सारी घासें कौन खाते हैं, एक दो खरगोश मिलकर खाएंगे, फिर एक दो खरगोश जो रहेंगे उसको एक दो चार हाइना तो मिलकर खा ही जाएंगे, एक दो मतलब हाइना देखेंगे लकड़ा भाग गया, एक हाइना खा लेगा। फिर उसके आगे देखेंगे दो हाइना है तो उसमें एक शेर उसको खाएगा, तो संख्या में क्या है, कमी हो रही है कि नहीं। यही क्या है आपका सीधा संख्या पिरामिड जो होता है आपका सीधा बनता है। लेकिन उल्टा किसमें बनता है इसको देखेंगे हम। उल्टा देखिए किसमें बनता है, तो वन वाले वन पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है, ठीक है। निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में जीवों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है इसमें, ठीक है। यह पिरामिड आधार पर नुकीला और शीर्ष पर अधिक चौड़ा होता है। तो इसमें देखेंगे ये बीच वाला जो आप चित्र देखेंगे, इसमें ये वृक्ष का पिरामिड है, संख्या का वृक्ष का संख्या पिरामिड है, ये सीधा है। इसमें देखेंगे एक वृक्ष है, संख्या तो एक है, लेकिन इस पे रहने वाली चिड़ियाएं तो बहुत सारी हैं। फिर इन चिड़ियाओं पे पिस्सू मतलब जो कीट होते हैं छोटे छोटे, वो इन पक्षियों के ऊपर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे सबका संख्या इनकी बढ़ रही है ऊपर जाने पे, ये उल्टा बन रहा है इस पिरामिड, ठीक है। तो आप देखेंगे संख्या का उल्टा पिरामिड किसमें बनता है आपका, वन पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड उल्टा बनता है। आगे चर्चा करेंगे बायोमास, ठीक है, बायोमास या जैव भार का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। इसमें देखिए क्या है, इसमें पिरामिड है उल्टा सीधा, इसमें देख लेंगे ये सभी पोषण स्तर पर भंडारित जो भंडारित समस्त जीवों की जो शुष्क भार होता है उसको दर्शाता है, ठीक है। इसको दर्शाता है शुष्क भार, जिनका वेट होता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर किसी विशेष समय तथा किसी विशेष क्षेत्र में विद्यमान समस्त जीवों के कुल भार को खड़ी फसल कहा जाता है, ठीक है, खड़ी फसल कहा जाता है। तो बायोमास को ग्राम प्रति मीटर में, ठीक है, ग्राम प्रति मीटर में, एक मीटर में कितने उसके मतलब कि ग्राम में वृद्धि है कमी है, इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें भी दो टाइप का बनेगा, सीधा भी बनेगा उल्टा भी बनेगा। तो सीधा कैसे बनता है, उल्टा कैसे बनता है, ये बस देखना जरूरी है। तो आप देखेंगे इस पिरामिड का आधार प्राथमिक उत्पादक वर्ग से बनता है, ठीक है, तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है, ठीक है, शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होगा। आप देखेंगे लघु मतलब छोटा। इसमें देखेंगे स्थल पर पाए जाने वाले अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, स्थल पर जो पाए जाएंगे पारिस्थितिक तंत्र संख्या में बायोमास का है ये, ठीक है, जैव भार का है। इसमें जो स्थल पे पाए जाएंगे आपके पिरामिड बनेंगे जो आपके परितंत्र, उसमें देखेंगे कैसा होगा, सीधा होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लेंगे यहाँ पे चित्र में, आप देखेंगे एक है घास स्थल पर देखेंगे, तो इसमें घास है तो गाय है, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे एक हाइना है, फिर इसके बाद एक शेर है, ठीक है। इसमें क्या है कि घास का वेट जो होता है, वेट उसका वेट अगर देखेंगे भार देखेंगे तो ज्यादा होगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो गाय होती है उसका वेट कम हो जाएगा। फिर इसके ऊपर जैसे जाएंगे जो भार में देखेंगे तो हाइना का वेट कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर शेर उसका भी कम हो जाएगा। फिर क्या है, जैव भार का एक पिरामिड होता है। उल्टा देखिए किसमें बनता है, जलीय परितंत्र में। जलीय परितंत्र में क्या बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है बायोमास, ठीक है। बायोमास का पिरामिड जो आपका जलीय तंत्र में है उल्टा बनता है। आप देखेंगे बीच में जो आपका फिगर है, इसमें देखिए वेट बढ़ता जाएगा। छोटे छोटे जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उनको खाएंगे छोटी छोटी मछलियां, फिर उनको खाएंगे बड़ी मछलियां, फिर उनसे बड़ी मछलियां, तो वेट ज्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आपका जलीय तंत्र में क्या होता है, उल्टा बन जाता है। और बाकी स्थल पे देखेंगे तो ये क्या है आपका सीधा रहता है। इसमें एक वन का है, वन को भी देख लेंगे। यहाँ पे पेड़ है, पेड़ का भार देखेंगे क्या है, ज्यादा है। फिर उसके ऊपर रहने वाले जो जानवर होते हैं, पक्षी आपके चिड़िया उड़िया, उनका वेट कम है। उनके ऊपर जो जानवर रहते हैं मतलब कि छोटे छोटे, वो भी कम है वेट उनका। इस तरह से बायोमास पिरामिड में इंपॉर्टेंट क्या है कि स्थल में पाए जाने वाले जो अधिकांश होते हैं वो सीधे होते हैं, और जलीय तंत्र का परितंत्र का आपका उल्टा बनता है, ठीक है। तो बायोमास का पिरामिड है। एक और बचा है आपका, इसको भी देख लेंगे, ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब जो हमेशा सीधा बनना तय है, ठीक है, ये उल्टा नहीं बनता।
तो ऊर्जा के आधार पर बनने वाला पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, क्योंकि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर निश्चित मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक, कमी आती है। तो आपका ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा। और इस ऊर्जा पिरामिड क्या करते हैं, उष्मागतिकी नियम का पालन करता है, ये उष्मागतिकी नियम का पालन करता है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें कोई भी मतलब उठा लीजिए, देख लीजिए, ये में देख लीजिए, इसमें खरगोश है, इसमें इसमें जो ऊर्जा मतलब कि इसको खाने वाले रहेंगे उनके अंदर बहुत कम ऊर्जा जाएगी। फिर उसके ऊपर देखेंगे जो कुछ मांसाहारी कोई जानवर है इसको खाएगा तो इसके अंदर मतलब इससे इसके अंदर बहुत कम ऊर्जा जाएगी, ठीक है। तो ऊर्जा का क्या होता है, कमी आएगी, ह्रास आएगा, ठीक है। आप देखेंगे ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, सीधा मतलब ऊपर नुकीला, नीचे आधार चौड़ा रहेगा। चलिए एक पॉइंट और है हमारा 10% का नियम, ये आपके ऊर्जा के पिरामिड से संबंधित है, इसको देख लेंगे। 10% का नियम क्या है, तो 10% का नियम जो है पहले सर्वप्रथम इसका जो संकल्पना था कौन दिया था, लिंडेमान, ठीक है, लिंडेमान ने दिया था। ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है आपके प्राथमिक उत्पादक से लेकर, ठीक है, जितने भी आपके हैं उत्तरोत्तर पोषण स्तर तक में जाती हैं, इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है, ऊर्जा का ह्रास होगा, ठीक है। क्या कैसे ह्रास होगा, इसको बताया कौन है, लिंडेमान ने 1942 में। इसे 10% का नियम भी कहते हैं, क्योंकि 10% का ही मतलब कि नीचे से देखेंगे आप लोग मात्र 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या है कि खाद्य जो श्रृंखलाओं के किसी भी अगले पोषी स्तर जो भी हैं आपके, उपलब्ध ऊर्जा पिछले पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का कितना होगा, केवल 10% होता है, ठीक है। और शेष 90% जो होता है वो आप देखेंगे 90% ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर उष्मा के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाती है, मतलब वो नष्ट हो जाती है। तो आप एक चार्ट समझ लेंगे, यहाँ पे जो फिगर है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ऊर्जा में आप देखेंगे सबसे नीचे देखेंगे उत्पादक में आप देखेंगे घास है, घास है 1000 केजी है इसका वेट, ठीक है। अगर इसको कोई खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कोई भी है, इसको शाकाहारी है, इसको खाएगा, तो उसका जो वेट मतलब इसका टोटल वेट है उसका बस 10% ही मात्र इनके अंदर ऊर्जा का संचय होगा, बाकी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1000 है तो इसका 10% 100 केजी ही ऊर्जा का रूपांतरण इनके अंदर जाएगा, ठीक है। फिर यही होगा आगे उनके स्तर में देखेंगे ऊपर वाले में, जो इनके मतलब की प्राथमिक उपभोक्ता है, इनको द्वितीय उपभोक्ता खाता है, तो इनका जो टोटल ऊर्जा स्टार्टिंग से जो मिली रहती है उसका भी 10% इनके मतलब इनको मिलेगा। तो इनको जो 100 केजी मिला था इसका 10% इनको 10 केजी मिलेगा ऊर्जा, ठीक है। फिर इसको आगे देखेंगे तो इसको जब खाएगा कोई उच्च मांसाहारी जीव है तो उसके अंदर अगर ऊर्जा संचय होगा तो इसका 10% जो इसको मिला है उसका 10%, यानी कि 1 केजी इसको मिला। इस तरह से देखा जाएगा कि हर एक पोषण स्तर में ऊर्जा में क्या है, ह्रास हो रही है, और ह्रास के कारण क्या हो रहा है, 10% मतलब कि उसमें क्या हो रही है, एक मतलब 10% की ही मात्रा मिलती जा रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यही है, लिंडेमान महोदय ने इसको बताया है कि 10% ऊर्जा का बस आगे बढ़ना तय है, बाकी सब नष्ट हो जाती हैं, वायु में विमुक्त हो जाती हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट था हमारा, मतलब कि पर्यावरण संबंधित था, इकोसिस्टम में सब समझना जरूरी था, आपके टॉपिक में दिया था, हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।